Very good morning, my dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Zangad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed vulnerable species, endangered species, zoological park and botanical garden. Today we are going to discuss about your new topic, Project Tiger. Dear student, what is Project Tiger? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था और इसके अकॉर्डिंग जो है हम जो टाइगर का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया था। इसको क्या करने के लिए लॉन्च किया गया कि हम उनको सेव कर सके, उसको प्रोटेक्ट करें ताकि उनका नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पहले हम इसके डिफिनीशन को राइट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Project Tiger. Our government launched a scheme in April 1973 called Project Tiger. Project Tiger to protect the tiger population. From hunting and extinction. ठीक है, फोकस करिए, काफी इंपॉर्टेंट एक डेट है इसमें जो कि आपको याद रखना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। अप्रैल 1973, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। कब उन्होंने लॉन्च किया था, अप्रैल मंथ में 1973 में लॉन्च किया। और इस प्रोजेक्ट का एक मेन पर्पस ये था कि हम टाइगर जो हमारे हैं उनको हम हंटिंग से और उसके एक्सटिंक्टिंग से हम उसको क्या करके बचा के रख सके, ठीक है। जिसमें एक नोट में एक इंपॉर्टेंट नेम आपको याद रखना है, वो नेम है सतपुरा टाइगर रिजर्व का। सतपुरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। सतपुरा टाइगर रिजर्व इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जब हमने टाइगर को प्रोटेक्ट किया तो बहुत ग्रेजुअली, मतलब बहुत तेजी के साथ जो है टाइगर का जो नंबर है वो इंक्रीज किया, ठीक है, सतपुरा टाइगर रिजर्व में, ठीक है। बहुत तेजी के साथ जो है नंबर टाइगर का इंक्रीज किया था। कहां पर, सतपुरा टाइगर रिजर्व में। जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था उस समय जो है एक रिजर्व है जिसका नाम क्या है, सतपुरा टाइगर रिजर्व। और इस रिजर्व में टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ही तेजी के साथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। जैसे आज के डेट में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ टाइगर की पॉपुलेशन बढ़िया, मतलब एक जो लेवल था उनका जो डिक्रीज हुआ था वो अब इंक्रीज होके एक लेवल में आ गए हैं। इंक्रीज का मतलब अब ज्यादा भी हो गए हैं, ठीक है, ज्यादा भी हो गए हैं। तो ये रहा टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब। और नोट में सतपुरा टाइगर रिजर्व इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो यहां पर देखने को मिला कि सतपुरा टाइगर रिजर्व में बहुत तेजी के साथ जो है टाइगर का जो नंबर है वो इंक्रीज किया। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हेडिंग। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इकोसिस्टम में क्या होता है डियर स्टूडेंट, इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अपनी इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएगा इसमें, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, यानी नॉन लिविंग थिंग से,
ठीक है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग से क्या करता है, इंटरैक्ट करता है फॉर अलाइव, अपने लिविंग मतलब अपने आप को लिविंग करने के लिए, अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें भी क्या होना पड़ता है, नॉन लिविंग थिंग्स से क्या करना पड़ता है, इंटरैक्ट होना पड़ता है। अब ये नॉन लिविंग थिंग्स कौन है, जैसे एग्जांपल देते हैं जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, जैसे में अगर हम कुछ एग्जांपल दें, टेम्परेचर हो गया, सन की लाइट है, ठीक है, और उसके बाद आपका वाटर है, सॉयल है, हम क्या करते हैं, उससे इंटरैक्ट करते हैं। आप कहेंगे सर सॉयल में हम तोड़ी जाते हैं, अरे हम नहीं जाते हैं, प्लांट्स तो है ना वहाँ पर, प्लांट्स को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस तो सॉयल से ही मिलते हैं, ठीक है, और उसके साथ ही आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मैक्सिमम सॉयल में होते हैं। तो ये इकोसिस्टम का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन एग्जांपल हमने आपको बता भी दिया, कौन कौन है उसमें, आपका वाटर है, टेम्परेचर है, सनलाइट, आपका सॉइल एग्जांपल राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इकोसिस्टम में डिफिनीशन में क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट बिटवीन इन्वायरमेंट, या फिर आप यहां पर इन्वायरमेंट की प्लेस पर नॉन लिविंग भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट हेडिंग, हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा, या तो हो गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें अलाइव रहने के लिए वाटर चाहिए, है ना, टेम्परेचर भी चाहिए, टेम्परेचर प्लांट को चाहिए, ठीक है, वो फूड बनाएगा तभी हमें मिलेगा, सनलाइट है, और टेम्परेचर भी हमें चाहिए क्योंकि एक पॉपुलेशन को टेम्परेचर अफेक्ट करता है उसके नंबर इंक्रीज और डिक्रीज करने में, ठीक, और भी सॉइल से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है किसके बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे डी स्टूडेंट रेड डेटा बुक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, रेड डेटा या डाटा भी बोल सकते हैं आप इसको, रेड डाटा बुक, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, स्टार लगा लीजिए इस हेडिंग को। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं होगा जहां पर इससे क्वेश्चन ना आया हो, बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। रेड डेटा बुक में किस एनिमल्स को रखते हैं, या फिर रेड डेटा बुक में मतलब किस तरीके से हमने क्यों उसको रेड डेटा बुक कहा गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पहले। रेड डेटा बुक या रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक is the source of source book which keeps a record of all the endangered or extinct animals and plants डियर स्टूडेंट, फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। रेड डाटा बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रेड डेटा बुक में क्या है, उसमें दिया क्या है, रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है, ऐसी बुक का सोर्स है जिसमें हम रिकॉर्ड को कीप्स करके, यानी रिकॉर्ड को रखते हैं सेफली। ऐसे रिकॉर्ड कौन से रिकॉर्ड को रखते हैं, ऐसी स्पीसीज जो इंडेंजर्ड हो, यानी कि वो विलुप्त होने वाली हो, और या फिर हो चुकी हो। एक्सटिंक्ट मतलब हमारे अर्थ से गायब होने वाली हो या गायब हो चुकी हो, ठीक है। इंडेंजर्ड यानी होने वाली हो, यानी गायब होने वाली हो, या फिर एक्सटिंक्ट मतलब हो जाएगा कि गायब हो चुकी है। तो इन दोनों को हम, जिसमें कौन कौन, एनिमल होगा या फिर प्लांट्स होगा, ठीक है, एनिमल और प्लांट की एनिमल एंड प्लांट की ऐसी स्पीसीज जो या तो गायब होने वाली हो या गायब हो चुकी हो, उसको हम रेड डेटा बुक में लिखते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे रेड डेटा बुक में
व्हाट इज़ रेड डेटा बुक, तो आप वहाँ पर उनको बता सकते हैं रेड डेटा बुक यानी एक ऐसे बुक का सोर्स है जहाँ पर हम प्लांट एंड एनिमल्स के ऐसे स्पीसीज का नेम राइट करते हैं जो इंडेंजर्ड हो या फिर एक्सटिंक्ट हो, ठीक है, यानी गायब होने वाली हो या गायब हो चुकी हो, ठीक है। तो आप रेड डेटा बुक को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है माइग्रेशन, लेकिन उससे पहले हम इसको इरेज करेंगे, उसके बाद मूव ऑन करेंगे। ओके, माइग्रेशन हेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन दैट मीन्स डियर स्टूडेंट होता क्या है कि जो कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए अपने प्लेस को यानी सीजनल मूवमेंट होता है उनमें, वो अपने प्लेस से अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए वो एक प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है? माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होगा? सीजनल मूवमेंट होता है, ठीक है, सीजनल मूवमेंट होता है। इसमें होता है क्या? सीजनल मूवमेंट। तो सीजनल मूवमेंट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों ऐसा क्यों होता है? अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। एक इसका एग्जांपल देते हैं, एक साइबेरियन क्रेन बर्ड्स हैं, उसका नाम क्या है? साइबेरियन क्रेन, ठीक है। साइबेरियन क्रेन एक क्या है? बर्ड्स है जो साइबेरिया से इंडिया आती है, ठीक है, साइबेरिया से इंडिया मूव करती है। साइबेरियन क्रेन एक बर्ड्स है और इस सीजन में मूव करती है। ये कुछ यहाँ पर साइबेरिया में जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो वहाँ से वो मूव करके आ जाती है कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे राजस्थान में एक भरतपुर जो है पार्क है, नेशनल पार्क है, वहाँ पर वो आता है, ठीक है। भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में वो आती है, जो बर्ड्स है वो आती है वहाँ से, साइबेरिया से, ठीक है। क्यों ऐसा आता है? वो नेशनल वो ऐसा जो अनफेवरेबल कंडीशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाला, तो वहाँ से उससे बचने के लिए वो वहाँ से मूव करती है। तो माइग्रेशन का मतलब समझ गए आप लोग। इसका मतलब यही होगा डियर स्टूडेंट कि अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आपको बचाने के लिए कुछ समय के लिए जो है एक प्लेस से अनदर प्लेस पर यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूव करना, ठीक है। और जैसे ही वो फेवरेबल फिर से अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही फेवरेबल में कन्वर्ट होगा फिर से वो मूव कर जाएंगे अपने प्लेस पर। यानी जो साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल दे रहे हैं, साइबेरियन क्रेन जो है पहले साइबेरिया से इंडिया जाती है, इंडिया से फिर से वापस कहाँ आती है? साइबेरिया में आती है, ठीक है। तो ऐसा साइबेरिया से वो इंडिया क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि वो बचना चाहती है अनफेवरेबल कंडीशन से, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन से बचना चाहती है, ठीक है। तो अपने बचाव के लिए माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना और फिर से जैसे ही यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए फिर वापस चले आना। तो ये होता है माइग्रेशन के केस में। ओके, अब हम जो है मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ठीक, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। डियर स्टूडेंट, पेपर की नीड आज हमें बहुत जगहों पर है, हम सभी को पता है। जैसे हम लोग स्टडी करते हैं तो बहुत सारे बुक है, नोट्स हैं, तो ये सब किससे बनते हैं? पेपर से ही बनते हैं। और वो पेपर कहाँ से बनता है? वो पेपर बनता है ट्रीज से, प्लांट से हमारे बनता है, ठीक है। तो जो रिसाइकलिंग पेपर का मतलब क्या है, पहले तो इसको डिस्कस करते हैं। पेपर जो है एक मेन फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन का, यानी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड है पेपर। और जब नीड है तो वहां पर क्या होगा कि जब नीड होगी तो वहां पर पेड़ों की कटाई फॉरेस्ट में हो जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन का एक मेन जो पर्पस होता है वो पेपर होता है, ठीक है। और हमें पेपर को सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेपर को सेव करेंगे तो बहुत सारे ट्रीज जो है वो सेफ हो जाएंगे। और बहुत सारे ट्रीज सेफ होंगे तो बहुत सारा जो बायोडाइवर्सिटी हमारा बचेगा। जो एनिमल्स मूव कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जा रहा है, उनका हैबिटाट डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बचेंगी उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसाइकलिंग पेपर का मीन्स ये हुआ कि डिफॉरेस्टेशन से बचाया जा सके, अगर हम पेपर का कम यूज़ करें या फिर हम उसको वेस्ट ना होने दें। और जो पेपर वेस्ट हो गया है उसको हम रिसाइकलिंग के लिए
भेज दें। तो रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर दैट मीन्स कि द प्रोसेस ऑफ पेपर कन्वर्ट इन द अदर पेपर मटेरियल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम इस प्रोसेस में यानी रिसाइकलिंग के प्रोसेस में जो वेस्ट पेपर है, वेस्ट पेपर को हम किसी दूसरे पेपर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसका हम यूज फिर से कर सकते हैं। जैसे पेपर बैग बना, जैसे जो हम नोट्स यूज, मतलब जैसे आप 7th की क्लास से 8 में आ गए, तो 7th की क्लास का जो नोट्स होता है ना कि जो कबाड़ी वाले आते हैं हम उनको बेच देते हैं, तो वो जाता है रिसाइकलिंग के लिए। तो उससे पेपर बैग बन सकता है। रफ जो हम यूज करते हैं वो देखिए रिसाइकल पेपर होता है वो, तो उसका रिसाइकल पेपर करके उसको बनाया गया होता है, क्योंकि जो फ्रेश पेपर होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। जब उसका यूज हो जाता है, जब वेस्ट हो जाता है, तो फिर से उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। तो फिर से रिसाइकलिंग के लिए जाता है तो फिर से दूसरे पेपर बन के आते हैं और फिर बार बार उसका रिसाइकलिंग किया जाता है। तो इसलिए पहले तो ये कि हमें कम से कम पेपर का यूज करें ताकि हम फॉरेस्ट को कटने से बचा सकें, डिफॉरेस्टेशन से बचा सकें। और अगर कर भी रहे हैं तो जब वेस्ट हो जाए तो उसको हम रिसाइकलिंग के लिए बेच दें, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे पेड़ों की कटाई रुक जाएगी और अगर पॉसिबल हो तो ना जो है हम पेपर का यूज़ ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ना लिखना हमें है तो पेपर का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, बट फिर भी हम रिसाइकलिंग के लिए भेज के बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का प्रोसेस। जैसे पेपर बैग आप इस समय देख रहे होंगे तो सब रिसाइकलिंग पेपर होते हैं, ठीक है। अपनी अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, रिफॉरेस्टेशन। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में क्या होता है हमने अभी डिस्कस कर लिया। हमने पेपर का रिसाइकलिंग करके अदर पेपर प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो वेस्ट पेपर से अदर पेपर प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कौन सी, रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन। आपने डिफॉरेस्टेशन तो पढ़ा है, अभी आ गया है रिफॉरेस्टेशन। तो इसका मतलब हो गया कि जिस प्लेस पर एक बार जैसे एक फॉरेस्ट था उसकी कटाई कर दी गई पूरा, ठीक है, पूरी कटाई कर दी गई और वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं बचा। फिर भी हमें ये लगा कि नहीं पेड़ों की नीड है हमें, तो हमने क्या किया, फिर से पेपर वहाँ पर फिर से हमने वहाँ पर प्लांट लगाना स्टार्ट कर दिया। तो एक जगह पर फॉरेस्ट था उसकी हमने कटाई कर दी, उसको डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। और वापस फिर से वहां पर प्लांट हम लगाएंगे, जो ट्रीज हैं उसको लगाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो राइट करते हैं इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा, रिफॉरेस्टेशन is the process of planting न्यू ट्री या फिर प्लांट भी लिख सकते हैं यहां पर, इन द डिफॉरेस्टेड एरिया, ठीक है। यानी रिफॉरेस्टेशन दैट मीन्स कि रिफॉरेस्टेशन के प्रोसेस में हम प्लांटिंग करते हैं, जो हमारी ट्री होती है या प्लांट होता है उसकी प्लांटिंग करते हैं किस एरिया में, जहां पे डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, ठीक है। अभी भी हमने बताया कि एक प्लेस है जहां पर फॉरेस्ट है, उसकी कटाई कर दी गई, किसी भी पर्पज से कर दी गई, और हमें फिर से लगा कि नहीं यहाँ पर प्लांट होने चाहिए, तो हमने पहले तो उसको डिफॉरेस्ट किया, ठीक है, वहां से हमने पेड़ों की कटाई कर दी, वापस हम उसमें प्लांटिंग कर रहे हैं ट्रीज एंड प्लांट की, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। यानी कि फॉरेस्ट को फिर से अगेन हमने वहां पर प्लांट लगा के फिर से बना लिया। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है डियर स्टूडेंट रिफॉरेस्टेशन की टॉपिक। ये टॉपिक यहीं पर जो है फिनिश होती है। आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है आज, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 पूरी तरीके से फिनिश हो गया। यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडे टॉपिक, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप। एंड जाने से पहले एक बात और भी ये बता दें कि आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नोट्स की पढ़ाई नहीं हो सकती, बिना बुक की भी पढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए अपने नोट्स एंड बुक को बढ़िया से प्रिपेयर करके आइए। जो भी डाउट होंगे आप क्लासरूम में मिलेंगे। हम लोग कॉलेज रीओपन हो रहा है और बड़ी खुशी है आप लोगों से मिलने की, और शायद आपको भी होगी। चलिए मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।